औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आरिफ जहांगीरी एक दफ़ा फिर कम्युनिटी टॉक के प्रोग्राम के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो एक हम जैसे इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो फार्मर प्रोटेस्ट जारी है। वहाँ पर गवर्नमेंट ने 3 नए लॉज को इंट्रोड्यूस कराया है और जिस लॉज को समझते हैं फार्मर समझते हैं कि जो है ना ये लॉज जो है वो असल में उनके रास्ते के अंदर जो उनके जो कुछ वो थोड़ा बहुत कमा पा रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल पा रहे हैं, इस लॉस के आने के बाद शायद वो भी ख़त्म हो जाएगा और उनको फाइनेंशियली जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का धचका लगने वाला है। तो आज हमने अपने स्टूडियोज़ के अंदर जो है वो दावत दी है स्काइप के ऊपर चंद मेहमानों को कि जो पूरा सिनेरियो इस वक्त चल रहा है उसके ऊपर डिस्कशन करें। लेकिन इससे पहले कि मैं उनके पास जाऊं और उनको इंट्रोड्यूस कराऊं, आइए एक छोटी सी वीडियो देखते हैं फार्मर प्रोटेस्ट इन इंडिया के हवाले से, तो आपको ताकि अंदाजा हो कि आज के प्रोग्राम के अंदर जो है कितनी अहम गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं। Almost from 2 months when farmer protest and dharna started on the borders of Delhi, farmers and governments have gone through 11 rounds of discussion, but there were no solution came out. Farmers announced that if government not take back their 3 new laws, they will be marched toward the Delhi capital from all their 3 border protests. Government offered to delay these laws for 18 months, but farmers union not agreed on these proposals and ready to march toward the capital on 26 January. 26 January, India Republican Day, government took many measures and closed many routes to coming to the capital. At Palwal border, the Madhya Pradesh farmers start their journey toward the capital, get a strong resistance from the police and the local pro-government groups. FIRs were wrote against farmers' leader. At Sangha and Ghazipur border, farmers break the barricade and enter the city. Protesters reached to Lal Killa, chanting an anti-government slogan. Some clashes also took place between the farmers and the police. Government and most of the India media show these pictures as anti-India and paint the picture of farmers as anti-Indian. It looks like that pro-BJP media and government once again succeeded and defeat the farmer protests like NRC and CAA Shaheen Bagh protest. Government and the government narrative was buying by the people and peaceful farmers start retrieving. Palwal and Sangha border farmers are start returning home slowly. At this point, media show a crying interview of Rakesh Take and farmers start gathering at Ghazipur border on the call of Rakesh Take. And Ghazipur border dharna turned into a huge protest again. Rakesh Take announced farmer protests will continue and they will not go back until their demand will be accepted by the government. Yugandhar Yadav, a prominent farmer leader, in his interview mentioned Rakesh Trai gave a new life to the farmer protest. निधि, किसी भी बड़े युद्ध में कोई ना कोई एक टर्निंग पॉइंट होता है। क्रिकेट के मैच में भी कोई टर्निंग पॉइंट हो जाता है। ये निश्चित ही वो टर्निंग पॉइंट था। उस दिन शाम को हम दुख करके देख रहे थे कि पलवल का मोर्चा बंद हो गया, तो क्या अब गाजीपुर का मोर्चा भी बंद हो जाएगा? लेकिन मैं सलाम करता हूं टिकैत जी को, हमारे साथी तेजिंदर विर्क जो वहां पे थे, इनको सलाम करता हूं। इन्होंने जिस हिम्मत से वहां डटे और उससे एकदम किसान की भावना बदल गई। किसान ने पूछना शुरू किया, अरे भाई, जो किसान पहली बार 26 जनवरी को लाखों तिरंगे लेके दिल्ली में उतरा, आज तक किसी रिपब्लिक डे पर इतने तिरंगे दिल्ली में नहीं उतरे, उस किसान को आप तिरंगे की बेअदबी का जुर्म दोषी ठहरा रहे हो। जिस किसान के घर में तिरंगे में लिपट के शहीद वापस आते हैं, उस किसान को देशद्रोही बता रहे हो। ये बात किसान को छू गई और किसान को लगा कि नहीं, ये मैं नहीं भूले। जो 26 जनवरी को हुआ था उससे सब लोग शर्मसार हुए। और निधि, ये एक नेतृत्व है किसान आंदोलन का, जिसने आगे बढ़ के कहा कि जो हुआ वो गलत हुआ, हमने ना करवाया ना इसका समर्थन किया, लेकिन फिर भी हम इसकी नैतिक जिम्मेवारी कबूल करते हैं। हम एक दिन का उपवास रखेंगे। हमने 1 फरवरी के लिए जो मार्च का कॉल किया था वो हमने वापस ले लिया इस सब के बाद। अब किसान को लगा कि भाई, हमारे आंदोलन ने तो सब कर दिया जो करना चाहिए था, अब तो सरकार चढ़े ही जा रही है और बिल्कुल हमें तोड़ने का काम कर रही है, गुंडे भेज रही है, दबाव डाल रही है।
बस वही खेल पलट गया। जी। और मैं समझता हूं गाजीपुर की लड़ाई में इस पूरे युद्ध का जो सिनेरियो है वो पलट गया। Report from Arif Jahangiri Community Talk on farmer protest in India. तो नाज़रीन, जैसे आपने वीडियो के अंदर देखा कि फार्मर्स जो हैं वो एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो उस प्रोटेस्ट के नतीजे में यकीनन जो है वो गवर्नमेंट जो है वो कई मुज़ाकरात की टेबल पर उनको आई है, और फिर उनको आना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के प्रोटेस्ट के नतीजे में ज़ाहिर सी बात है कि वायलेंस जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं होता, बल्कि डिस्कशन और कम्युनिकेशन ही हल होता है। तो आज हमने इस पूरे मसले को डिस्कस करने के लिए अपने जिन अहम मेहमानों को स्काइप पर मदऊ किया है, उनमें जो है वो डॉक्टर इकबाल मसूद नदवी साहब हैं, जिसका इंडिया भोपाल से वैसे आपका ताल्लुक है, और इंडिया की जो है पॉलिटिक्स है और उसके सोशल फैब्रिक्स के ऊपर आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और मुख्तलिफ निजी महफिलों के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से आप डिस्कशन भी करते हैं। मेरे दूसरे मेहमान जो हैं प्रोफेसर कॉलन साहब हैं। प्रोफेसर कॉलन साहब जो हैं वो जनाब प्रोफेसर भी हैं, और आज हमारे पास पहली दफ़ा जो है हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, और इस फार्मर प्रोटेस्ट के हवाले से जो है वो उनकी अपनी एक राय है और एक नज़रिया वो रखते हैं। इसके ऊपर हम ज़रूर उनसे बात करेंगे। मेरे तीसरे मेहमान मेरी जानी पहनाई शख्सियत, और जनाब मेरे अक्सर प्रोग्रामों में इंटरनेशनल अफेयर्स में उनको आप देखते हैं, जनाब दिवांशु नारंग साहब, टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट हैं सीनियर। बहुत बहुत शुक्रिया दिवांशु साहब एक दफ़ा फिर। और मेरे चौथे मेहमान भी जनाब मेरी जानी पहनाई शख्सियत हैं, और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, सोशल एनालिस्ट भी हैं, ज़बरदस्त वॉलंटियर हैं, ब्रैम्पटन में रहते हैं, जनाब जतविंदर सोडी साहब। वेलकम जतविंदर सोडी साहब, एक दफ़ा फिर आप प्रोग्राम। शुक्रिया आपका हमें इस इम्पोर्टेंट प्रोग्राम पे लेने का। थैंक यू। तो हम गुफ्तगू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं दिवांशु साहब आपकी तरफ आ जाता हूं, और थोड़ा सा मुझे जो ये बताइए कि ये मसला है क्या, और उसके बाद फिर मैं प्रोफेसर साहब से उस लॉस के हवाले से पूछता हूं कि ये मसला फार्मर का ये जो प्रोटेस्ट जारी है ये आखिर क्यों जारी है। वैसे तो हम सुनते हैं कि सारी दुनिया में जो है वो फार्मर्स के इशूज़ बड़े गमगीर हैं, इस हवाले से कि बहुत सारे फार्मर हर साल सुसाइड कर जाते हैं, ख़ासतौर पर आपके यहाँ महाराष्ट्र और बिहार के जो ख़ासतौर पर जो किसान हैं वहाँ तो सुसाइड रेट बहुत हाई है। तो कैसे देख रहे हैं, क्या ऐसे लॉज लिया है गवर्नमेंट कि सारी किसान बिरादरी जो है वो खड़ी हो गई है? देखिए आरिफ भाई, जब से मोदी जी इस बार दूसरी बार सत्ता में आए हैं तो उनका ये मंशा रही है कि अपने एजेंडा को, अपने तरीकों को वो दुनिया पे लागू करे, और उस पर ये ना देखे कि आवाम क्या चाहती है, वो ये देखे कि वो क्या चाहते हैं या उनकी सोच क्या चाहती है, उनके पार्टी की सोच क्या चाहती है। तो पहले उन्होंने कश्मीर पे कश्मीर के लोगों को, आवाम को अटैक किया, उनको दबाया। उसके बाद वो रिलीजन के बेसिस पे, हेट के बेसिस पे उन्होंने आपने देखा होगा कि बाबरी मस्जिद का फैसला अपने सुप्रीम कोर्ट के थ्रू अपने फेवर में करवाया। फिर उन्होंने जो सीए वगैरह में जिस तरह के कानून लेके आए ब्रूट मेजॉरिटी से, वो उसका जो नतीजा है वो हमने देखा। उसके बाद ये सब काम था वोट की पॉलिटिक्स, ये एक अपना वोट बैंक बनाना था हिंदू, जो सो कॉल्ड हिंदुओं का, हिंदुत्व के बेसिस पे। आज ये जो एजेंडा है, ये जो काम मोदी ने किया है, ये सिर्फ बैंक बनाने के लिए, अपना कॉर्पोरेट्स के साथ लिंक बनाने के लिए, जो उनको पैसा देते हैं, जिसके थ्रू वो काम करते हैं, जो उनके असल में मालिक हैं, उनके लिए काम करने के लिए मोदी ये 3 कानून लाए हैं, 3 काले कानून लाए हैं। ये काले कानून, हमको आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये कानून लाए कैसे गए हैं। मोदी के पास इस बार पार्लियामेंट में मेजॉरिटी थी, लोकसभा में तो ब्रूट मेजॉरिटी थी, और राज्यसभा में भी सभी गठबंधनों के सभी लोगों के साथ मिलके एनडीए के पास एक मेजॉरिटी थी। इसके बावजूद भी ये लॉज इतने खतरनाक थे कि लोग, कुछ पार्टियां इनके खिलाफ थी। तो जब इन्होंने राज्यसभा में ये पास कराया तो इन्होंने इसको वोट को वॉइस वोट से पास कराया, और वो भी एक तरह से कई लोगों को बहिकाशित कर दिया उस समय राज्यसभा से। इसको उसी दिन बोला गया कि ये काला कानून लेके आ रहे हैं और दबा के लोगों को लाया जा रहा है। उसके बाद तब भी कुछ पॉलिटिकल पार्टी साथ रही और ये कानून उन्होंने पास कर दिया, ये बिल उन्होंने पास कर दिया, इसको लॉ बना दिया। इसमें बेसिकली 3 लॉज लेके आए हैं। पहला लॉ वो ये कहता है कि आज अभी तक इसके मैं उसको सिंपल तरीकों से समझाऊंगा ताकि आई थिंक इट इज ठीक है। वो एक्ट हैं 3 है, लेकिन आप सिंपलिफाइड कर दें। उनको सिंपल भाषा में, उतना लीगल बातों में ना जाके, पहली चीज ये कहती है कि आज हमारा जो स्पेशली जो नॉर्थ का किसान था, जो हमारे क्रॉप्स वो ग्रो करता था, वो मंडी में जाके बेचता था, उसको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार एक डिसाइड करती थी,
वो प्राइस मिलती थी, उस पे मंडी में कम से कम उस प्राइस पे बिकना होता था, जिसके थ्रू जब भी वो बीज खरीदता था तो वो बीज ब्याज पे खरीदता था, वो खाद खरीदता था तो चाहे महंगी खाद खरीदे, जो भी खाद खरीदे वो खाद खरीद, उसके बाद वो ये जानता था कि इस प्राइस पे ये माल मार्केट में बिक जाएगा, उसके बेसिस पे इतना पैसा मेरे घर में आएगा, मेरे बच्चे पल सकेंगे। बहुत से अमीर किसान भी होते हैं, पर ज्यादातर इंडिया में 90% किसान, 90 से ज्यादा मैं कहूंगा, मैं समझता हूँ 95% किसान जो है छोटे जमीन है उनके पास, वो उस प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। अब इन्होंने ये कहा है कि आप किसी को भी बेच सकते हैं, आपको मंडी में जाने की जरूरत नहीं, आपसे कोई भी डायरेक्टली खरीद सकता है। ये बात अगर देखा जाए तो बड़ी अच्छी लगती है कि मंडी को हटा के डायरेक्टली कर दिया, परंतु उन्होंने इसके थ्रू क्या किया, एक तरीका था जिसके थ्रू उनको एक बेसिक प्राइस मिलती थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलती थी मंडी की, वो प्राइस उन्होंने गायब कर दी। आज के दिन में कॉर्पोरेट खड़ी होगी, कॉर्पोरेट जो भी प्राइस डिसाइड करेगी उसके बेसिस पे खरीदना है। आप कनाडा में रह के या अमेरिका में रह के हम भारत के या अपने साउथ एशियन किसानों की परेशानी को नहीं समझ सकते, क्योंकि यहाँ पे जब हम फार्म देखते हैं तो यहाँ पे 500 एकड़, 700 एकड़, 1500 एकड़, 100 एकड़ बड़े बड़े फार्म्स हैं। यहाँ पे मैं गल्फ में रहता था, वहां पे लोगों के पास 1200 एकड़ के फार्म्स होते थे। अमेरिका में जाए तो 5-5 हजार एकड़ के फार्म्स है, तो फार्मर स्ट्रांग है। यहाँ पे भारत में 2 बीघा जमीन, 5 बीघा जमीन, 1 एकड़, 5 एकड़, अगर 10 एकड़, 15 एकड़ तो बहुत कम है जमीन। छोटे छोटे किसान हैं, उनकी छोटी छोटी खेती है। वो छोटा किसान किसी कॉर्पोरेट वाला आएगा, वो कहेगा ये प्राइस में मैंने खरीदना है, वो उससे नेगोशिएट करने की सिचुएशन में नहीं है। उसको बेचना पड़ेगा जिस भी प्राइस पे वो डिसाइड करेंगे, और लाइन में लग के बेचेगा, और वो कॉर्पोरेट ये डिसाइड करेगा। आगे जो है ना, प्रोफेसर साहब से जरा मैं पूछता हूँ इसके अगला पॉइंट। प्रोफेसर कॉलिन साहब, आप तो खुद भी फार्मर इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे हैं, आप प्रोफेसर भी रहे हैं, तो आप ये कैसे देखते हैं ये जो नया कानून आया है, ये किस तरीके से फार्मर्स के लिए नुकसानदेह है? हाउ इट इज रियली अगेंस्ट द फार्मर्स? नारंग साहब ने बड़े वधिया तरीके नाल दस्सिया आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਕੋਈ ਜਿਣਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਫੀਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੀ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਨ ਪੇਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਣਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਅ ਲਾਏਗਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੱਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਮੰਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਪਿੱਛੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਟ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
किसान जिहड़ा हैगा नॉट ओनली एट लॉस, एट टोटल लॉस। ठीक है जी, मैं जरा डॉक्टर नदवी की तरफ आता हूँ जी। मैं एक सेकंड आता हूँ आपके पास, आपके दिवांशु साहब आपके पास आता हूँ, जरा डॉक्टर नदवी साहब से उनका वर्जन ले लूं। जी जी, दो कानून और थे, ये दो कानून, ये सिर्फ एक कानून है, दो कानून और लाए हैं इस पे। तो जी मैं आता हूँ, दो कानून के ऊपर आता हूँ, जरा पहले पे राउंड पे कर लें हम, फिर उसके बाद दूसरे दो कानून के ऊपर भी बात करते हैं। जी डॉक्टर नदवी साहब, आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो मैं देख क्योंकि लगता ये है कि पूरी जो फार्मर बिरादरी है, ये जो मैनिपुलेशन करने जा रही है इनकॉर्पोरेशन में, असल में गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनकॉर्पोरेट करने जा रही है पूरे सिस्टम को, और लगता यह है कि फार्मर्स जो है वो उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। डॉक्टर साहब आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप तो हिंदुस्तान के अंदर हैं, वहां छोटे फार्मर से भी वाकिफ है, वहां की जिंदगी से भी बहुत ज्यादा वाकिफ है। इस वक्त अगर आप देखें तो दुनिया में दो किस्म की ताकतें जो हैं वो इस वक्त हैं, एक ज़्यादा ताकतवर हैं, एक कमज़ोर हैं। लेकिन एक ताकतवर जो है वो जालिमों के साथ हैं और एक ताकत वो है जो कमज़ोरों के साथ है। और ये जंग जो है इत्तेफाकन आप अंदाज़ा कीजिए कि हिंदुस्तान में भी शुरू हो गई, जहाँ पर के एक ज़माने में इंतहाई भाईचारा, दोस्ती और सब लोगों का मिल के ज़िंदगी गुजारी जाती थी। हिंदुस्तान के हम गुण गाते थे। इकबाल की आप शायरी पढ़ें तो हिंदुस्तान को, वो हिमालय को, हिंदुस्तान को, गुरु नानक को, राम को, सब की उनकी उन्होंने तारीफ की है, मोहिउद्दीन अजमेरी की तारीफ की है। मैं अगर आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि हमारा पास्ट क्या था हिंदुस्तान का किसान के लिहाज से। एक किसान जो है वो आप समझिए कि बैकबोन है किसी किस्म की, किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी ज़राअत का। यानी इब्न खल्दून का मैं आपको एक जुमला, बहुत मशहूर एक हमारे सोशलिस्ट जो सोशलॉजी के फादर समझे जाते हैं, इब्न खल्दून, उन्होंने लिखा है कि किसी भी बादशाहत या हुकूमत का जवाल हो जाता है, गिर जाती है, अगर जुल्म जो है आम हो जाए। और इस जुल्म का सबसे बड़ा नुमाइंदा होता है किसान। यानी आप सोचिए कि किसान वो होता है जो पूरी जिंदगी लगा देता है, लेकिन उसकी किस्मत जो है, अगर मौसम अच्छा हो गया, बारिश हो गई, बीज सही पड़ गया और बिक गई सही चीज, तो उसकी जिंदगी बन गई। वरना वो बेचारा जो है सब कुछ समेटने के बाद भी हार जाता है। पुराने जमाने में मसला ये था कि किसानी जो थी आसान थी, छोटा सा बीज होता था, पैदावार अपने खुद होती थी, बहुत ज्यादा मिशनरी नहीं थी, तो अखराजात नहीं होते थे। अब आज की जिंदगी में यह हुआ कि एक तो आप ये देखिए कि जो हमारी किसानी जिंदगी है, ज़राअत की जिंदगी, वो लोगों ने हड़प कर ली। यानी हिंदुस्तान की ज़राअत का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मतलब इंडस्ट्रियल हो जाने कहाँ जा चुका है। और किसान ने अगर एक दफा जमीन बेच दी तो पैसे तो एक ही दफा मिले ना, जिंदगी भर के लिए तो बेकार हो गया। दूसरा ये हुआ कि उसके बाद मिशनरी उसको खरीदना पड़ गई, तो अखराज बढ़ गए, खाद के अखराजात बढ़ गए, फिर उसके बाद नए किस्म के बीज आ गए, वो बढ़ गए, फिर पानी मुश्किल हो गया, फिर उसके बाद आप सोचिए दूसरी चीजें। तो उसके नतीजे में हुआ यह कि वो जो उसकी किसानी थी, अगर वो 1000 कमाता था तो हो सकता है 500 बचा लेता था। अब हाल ये है कि वो 1000 कमाता है तो 2000 खर्च हो चुका होता है। फिर उसके बाद साहूकार होता है जो उसको कर्जा देता है और उसकी जिंदगी भर उससे सूद लेता रहता है। इसमें हुकूमत का जो काम था वो बुनियादी तौर पर दो काम थे हुकूमत के। एक तो ये था कि उसको मतलब ये अगर आप मॉडर्न लाना चाहते हैं एग्रीकल्चर, तो उसकी आप ट्रेनिंग दें, उसको सहूलत दें, उसको मतलब ये एक सब्सिडी दें, जैसे यहाँ पर होता है, दूसरे मुल्कों में होता है। दूसरा काम यह था कि आप उसके जो किसान को चीजें मालूम नहीं, आप उसकी प्रोटेक्शन करते। यानी मतलब फर्ज कीजिए अगर किसान बाजार में आ रहा है तो सवाल यह है कि वो बाजार में बेच के चला गया, उसको रसीद मिलेगी, रसीद के पैसे कब मिलेंगे कुछ पता नहीं, लेकिन उसकी कोई कोऑपरेशन नहीं है। मैं एक दफा, बहुत पहले की बात है, 1980 में मैं कश्मीर गया था। आप यकीन करें कि उस जमाने में कश्मीर में सेब जो था इतना होता था कि सड़क पे आने के बजाय वो वहीं पे गल जाता था, क्योंकि उन्होंने कहा हम सड़क पे लाएंगे बाजार में तो मतलब दूसरी जगह का सेब सस्ता बिकेगा, हमारा कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं थी कि वहां सेब को आप प्रिजर्व करके एक्सपोर्ट करते, उसकी बाय प्रोडक्ट बनाते, तो ये चीजें हुकूमत ने की नहीं। अच्छा, अब हुकूमत को जो सब समझ में आया तो ये सब कर रहे हैं सिर्फ इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए। यानी किसान का इसमें फायदा नहीं है जितना इंडस्ट्रीज को बचाने का है। और इसमें जो अफसोस की बात यह है कि हमारी जो पुरानी जो हुकूमतें थी, हमारे पास सबसे बड़ा दस्तूर का जो सबसे बड़ा था वो ये कि सेकुलर दस्तूर है जी, इसमें जमहूरियत है, इसके अंदर ह्यूमन राइट्स हैं, इसके अंदर हमारे इदारे बने हुए थे। हमारे साथ जिन लोगों ने पहले हुकूमत की उन्होंने सेकुलरिज्म का सिर्फ सियासी तौर पर पॉलिटिकल इस्तेमाल तो किया, लेकिन आपस में वोट सिस्टम में पॉलिटिक्स में वही किया जो सब कर रहे थे। उसका फायदा इस नई पार्टी ने उठाया कि इन्होंने हिंदू वोट को दूसरे वोटों से काट दिया। आप यकीन करें कि हमारा गांव जो था सबसे महफूज समझा जाता था, वहां पुलिस की जरूरत नहीं होती थी, किसी का खतरा नहीं होता था, ना बच्चों को ना औरतों को। आज हाल ये है कि नफरत इतनी बढ़ चुकी कि आप गांव में जाने का आपका हिम्मत नहीं कर सकते।
और ये नफरत फैला दी गई है। अच्छा, इन्होंने ये समझा था कि नफरत के जरिए से हम हुकूमत बना लेंगे, बना भी ली हुकूमत इन्होंने, लेकिन अब ये नफरत जो है इनके गले पड़ रही है। इन्होंने जिस तरीके से बात वो की है कि सामने का चेहरा तो था जमहूरियत का, इंसानियत का सब, लेकिन अंदर का चेहरा दूसरा था। तो उस चेहरे से उन्होंने बहुत से काम किए, लेकिन अब ये इनके गले पड़ गया है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आता हूं दोबारा आपके पास आता हूं। किसानों ने खासतौर से जिस तरीके से इस वक्त हिम्मत दिखाई है हरियाणा के और पंजाब के इन लोगों ने, ये इनको समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे हल करें। इनके पास 3 हल है, किसी को मुल्क दुश्मन कह दो, और या तो फिर उसको खरीद लो, डरा दो, या तीसरा ये है कि उसके नाम से पुलिस वालों को भेज दो, सीबीआई को भेज दो और उसको फंसवा दो। चले, मैं जतविंदर सोडी साहब से इस वक्त फेल हो गए हैं। जतविंदर सोडी साहब से ले लो। मूवमेंट इन 3 चीजों से बच गया, आप यकीन कीजिए ये टर्निंग पॉइंट होगा हमारे हिंदुस्तान की, मतलब ये है कि जो कुछ भी जतविंदर सर सोडी साहब थोड़ा मुख्तसर करें, उसके बाद जब ब्रेक के बाद मैं आऊंगा तो आप ही से बात करूंगा, लेकिन अब अपनी थोड़ी सी बात रख दें इधर। नहीं जी, शुक्रिया। सबसे पहले दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरी बात, फेडरल गवर्नमेंट डोंट हैव लीगल राइट टू चेंज द लॉज, टू मेक द न्यू लॉज। दिस फॉल्स अंडर प्रोविंशियल मैंडेट। पहली बात, जब आपका मैंडेट ही नहीं है, आप बना ही नहीं सकते कानून। दे आर टेकिंग आउट द पावर्स ऑफ द प्रोविंसेस टू मेक गिव द पावर बैक टू द सेंटर। एंड जो एजिटेशन, जो प्रोटेस्ट बड़ा पीसफुल 2 महीने से ऊपर से दिल्ली में चल रहा है, उसको सैबोटेज करने के लिए अपने बंदे बीच में डाल के दे हैव डन दिस बिफोर टू, व्हिच इज अनफॉर्चुनेट पार्ट। अगर कोई पीसफुली अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे आर पीसफुली मैनेजिंग देयर ओन रिसोर्सेज, एलिगेशंस, एंटी नेशनल, एंटी इंडिया, ऑल दोस थिंग्स। हम जो सैक्रिफाइस है, मेजॉरिटी ऑफ द सैक्रिफाइस फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, even after, even today, on the borders, are by the sons of the farmers. And now they have to prove themselves they are integral part of India. That's another part. The third one, I would say that this time all humans came first on top of it, regardless your religion as a Hindu or Muslim or Sikh or any religion or any caste belongs to. Everyone came on the platform together, united. The government feels the threat of it. That's why they are trying to use all those tricks on them, which is failed one by one. I think this time the nation is united together to safeguard the farmers. I'm a farmer from back home. I'm a farmer here too. So we are with our brothers, sisters, our family, extended family members, everyone. Life is at jeopardy. I would say international humanitarian organizations should intervene in this to safeguard the human life in India. जितेंद्र सोडी साहब, बहुत अब मैं जो है ना एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं और उसके बाद वापस आता हूं। तो बड़े अहम सवाल आते हैं। हमको पता है कि फार्मर जो है बेचारा सारी जिंदगी, जैसे नदवी साहब ने कहा कि ही वर्क हार्ड, और होता ही है कि वर्क हार्ड तो वो कर देता है, बीज भी डाल देते, सब कुछ करता है, लेकिन ये मौसमों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बारिश नहीं हो सकी, फ्लड्स आ गया, कोई चीज हो गई, उसकी फसल खराब हो गई किसी वजह से, तो वो बेचारा इतनी सख्त मेहनत करने के बावजूद भी खाली हाथ रहता है। उसके बच्चे भी जो है ना वो पेट भरकर खाना नहीं खा पाते। और हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे शहर हैं, बल्कि दुनिया भर के अंदर किसान जो है वो इन्हीं मुश्किलात की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। तो नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वो जो 2 और कानून है जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाए इंडिया के अंदर, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो टेक अ ब्रेक प्लीज। When we first arrived in Canada, I was in my 6th month of pregnancy. We did not have anybody we know here. I could see her struggle and I could feel her feelings. Seeing the baby the first time, we had a feeling that he's like my sister's baby. At the beginning, like Osama was my brother's friend, but now he's my best friend. It's hard to pay back to them what they did for us. We go and share time together, and part of sharing time, sharing food.
कोविड-19 का हल सिर्फ आपके पास है। घर पर रहें और अगर आपको बुखार या दूसरी अलामत है तो दूसरों से दूर रहें। बाहर के अफराद से 2 मीटर का फासला रखें, चाहे वो खानदान के हों या करीबी दोस्त। ऑफिस और पब्लिक प्लेसेस पर मास्क पहने, वक्फे से हाथ धोएं, ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट करें और जरूरत पड़ने पर टेस्ट करवाएं। फैलाव की रोकथाम के लिए हमारा फर्ज अभी मुकम्मल नहीं हुआ। हम एक दूसरे के mwcanada.org नाज़रीन, वक्फे से पहले जो है वो हम फार्मर प्रोटेस्ट इन इंडिया के हवाले से जो है एक प्रोग्राम कर रहे थे। हमारे 4 मेहमान जो है बहुत सारी मालूमात के साथ यहाँ पर मौजूद है, अपनी राय से आपके सामने रख रहे थे। मैं दोबारा से जो है वो दिवांशु साहब की तरफ जाता हूँ। दिवांशु साहब, मुख्तसरन वो जो 2 दूसरे लॉ रह गए, पहले जरा उसको मुख्तसरन समझा दें हमारे नाजरीन को कि वो लॉ है क्या जिसकी वजह से फार्मर जो है इतने गुस्से में है। तो पहला लॉ जो था जिसके थ्रू उन्होंने प्राइवेटाइज किया, एक तरह से आप किसी भी व्यक्ति से खरीद सकते हैं। दूसरा लॉ ये है कि एक उसका सिंपल तरीकों में कि किसान कोई भी कॉर्पोरेट या कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, व्यक्ति वो किसान से कॉन्ट्रैक्ट पे ले सकता है। दे आर अलाउइंग कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग ऑन अ लार्जर स्केल। दैट मीन्स किसान जो है वो ये डिसाइड नहीं करेगा कि वो क्या अनाज बोएगा। वो कोई अगर उसने वो कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को दे दिया तो वो कंपनी डिसाइड करेगी या वो व्यक्ति डिसाइड करेगा कि इस जमीन पे क्या फसल बोई जाएगी। तो वो ये देखेंगे कि उससे उनको क्या फायदा होता है, उसके हिसाब से वो बोएंगे। किसान एक तरह से बंधुआ मजदूर बन के उस जमीन पे काम करेगा। आज तक किसान भूमि, कम से कम जमीन उसकी थी, आज वो भूमिहर बन जाएगा, आज वो एक तरह से बंधुआ मजदूर बन जाएगा जिस कॉर्पोरेट का। और वो ये आज किसान ये देखता था कि जिससे उसको फायदा होता था, वो अनाज बोता था, आज वो हक भी उससे छीना जा रहा है। आपकी बात आगे तीसरे पॉइंट पे चले आए। तीसरा कानून क्या है बताएं। तीसरा कानून जो है उसमें यह था कि अगर आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है किसी भी तरीके से, चाहे मंडी में प्रॉब्लम है या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है किसानी से रिलेटेड, तो आप अदालत का रास्ता खटखटा जा सकते हैं। आप अदालतों में जाके, आपके पास कानून की कम से कम लाठी आपके हाथ में है, उसके पास जाके आप उसका सहारा ले सकते हैं। तीसरे कानून में ये है कि अगर आपको इन सब चीजों में कोई परेशानी हुई, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, चाहे किसी को बेचने में परेशानी हुई, तो आप अदालत के पास नहीं जाएंगे। सरकार का एसडीएम या बीडीओ लेवल का बंदा ही डिसाइड कर सकता है आपका केस, कर सकता है कि जगह जो रियलिटी में होगा कि वही करेगा। यानी सरकार ही डिसाइड करेगी कि उसने आपके साथ या किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया या नहीं किया। एक बिकी हुई सरकार जो कॉर्पोरेट के पीछे के साथ बिकी हुई है, वही डिसाइड करेगी कि कॉर्पोरेट आपके खिलाफ है या नहीं, या कॉर्पोरेट ने आपको सही दाम दिया या नहीं दिया। ठीक है, ये बेसिकली ये हक। पहली चीज, आपने किसान को प्राइस नहीं दी। दूसरी चीज, आपने किसान को बंधुआ मजदूर बना दिया। तीसरी चीज, इन सब के बाद अगर वो कष्ट में मर रहा है, भारत में इस समय रोज के दिन में हम बात कर रहे हैं, रोज के दिन में जो ऑफिशियल फिगर्स हैं, 18 किसान रोज की सुसाइड कर रहे हैं। ये ऑफिशियल फिगर है। अनऑफिशियली कितनी हो रही? आप महाराष्ट्र को ले लीजिए, तेलंगाना को ले लीजिए, उड़ीसा को ले लीजिए, उसका वो हाल आज पंजाब और हरियाणा में बनाने जा रहे हैं। हरियाणा का सिख किसान है या हरियाणा का जाट किसान है या पंजाब का सिख किसान है, वो हमेशा अपने पैरों पे खड़ा रहा। आपको आज भी कोई भी सिख भिखारी नहीं दिखेगा। उनको भी वहां पे भी ये सुसाइड लाने की कोशिश है, उनको भी दबा के खत्म करने की कोशिश है मोदी द्वारा। ही देखिए बात, मैं आ जाता हूं कोलन साहब। जैसे कि दिवांशु साहब ने कहा कि व्हाट ही सेड दैट कि जो हरियाणा और पंजाब का जो किसान है उसको भी उसी गुर्बत और मुफलिसी की तरफ धकेलना चाहती है बीजेपी की गवर्नमेंट, जैसे कि उड़ीसा या बिहार या महाराष्ट्र के किसान जो है वो बहुत बुरी हालात के अंदर है और वहां पर हर साल बहुत सारे लोग जो है वो खुदकुशी कर लेते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मंजर को? हाउ यू सी दैट? बिल्कुल नारंग साहब ने ठीक किया हैगा कि 2 स्टेटां ਜਿਹੜੀ मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, ये पंजाब ते हरियाणा च मिलती सी जां वैस्टर्न यूपी च मिलती सी। तो सब तो पहला इसे करके जिहड़ा अंदोलन हैगा वो पंजाब तो शुरू होया ते ये जिहड़ी प्रेजेंट गवर्नमेंट हैगी आ, ये कोई लोक लकाव वाली गल नहीं है कि हिंदूत्व के एजेंडे उत्ते असी एक निशान, एक प्रधान
ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਝੰਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ VOTING ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਸਪਲਿਟ ਆਫ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ 1 ਜਾਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 19 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਲਿਸਟ ਕਿਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ? ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਊ ਦੇ ਹੈਵ ਬੁਚਰਡ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਕਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਨੇ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। और लोकल लोग ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। लेकिन कोलन साहब दिल्ली ते तो आम आदमी दी पार्टी दी हुकूमत है, आप लोगों ने उन्होंने बहुत सपोर्ट किया ऐसी पहले, तो वो क्यों नहीं इस पे मदद कर रहे इस पूरे आंदोलन के उसके ऊपर? आम आदमी पार्टी भी बड़ी खामोश बैठी होते। ਉਹ ਜੀ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। तो केजरीवाल ने एक तो यह किया हैगा, उन्होंने क्रेडिट जाता इस गल का कि उन्हें अपने स्टेडियम जिहड़े आ वो जेलां बनाउण वास्ते नहीं दिते। मैं जरा जतविंदर सोढी साहब की तरफ, जी प्रोफेसर साहब, मैं जतविंदर सोढी साहब की तरफ जाना है, उसके बाद नदवी साहब की तरफ आना है मैंने। तो जतविंदर सोढी साहब, क्या तुसी ये देखते हो कि गवर्नमेंट जो है वो ये पूरे मसले को क्या हरियाणा और पंजाब फार्मर वर्सेस गवर्नमेंट वो बनाना चाह रही है और बाकी जो अदर पार्ट ऑफ द किसान है उनको अलग कर रही है? और हमने देखा भी कि जब प्रोटेस्ट आया तो मध्य प्रदेश के जो किसान थे वो वापस चले गए और वो प्रोटेस्ट उन्होंने खत्म भी कर दिया, उनके ऊपर उन्होंने डेफिनेटली वहां पर क्लैशेस भी हुए। तो कैसे देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको जो है वो डिवाइड करना चाह रही है किसानों को? डिवाइड एंड रूल, either based on religion, based on caste, based on your nationality, based on your other factors, वही factor पे ही चल रही है सरकार।
trying to defame on all. इन्होंने आंसू गैस छोड़ी, इन्होंने वाटर कैनन्स फेंके लोगों पे, people still revolt and come back peacefully to the दिल्ली में 2 महीने से ऊपर से almost 70 days हो चले बैठे हुए। जब इन्होंने ट्रैक्टर मार्च किया, 1.5 लाख ट्रैक्टर जो दिल्ली की रोड पे चल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया। एंड उन लोगों को, जिन फार्मर्स के बच्चे बॉर्डर पे सिक्योरिटी पे पहले भी ब्रिटिश से लड़के मरे, आज भी जिनके बच्चे बॉर्डर्स पे मर रहे हैं, उनको डिफेम कर दिया कि भाई तुम तो नेशनल है ही नहीं, तुम तो पार्ट ऑफ इंडिया है ही नहीं। तो उसको भी आई अप्रिशिएट इस टाइम जो महेंद्र सिंह टिकैत के जो बेटे हैं, राकेश टिकैत हैं, और बाकी चाहे वो हरियाणा का फार्मर है, चाहे वो यूपी का है, चाहे वो उत्तराखंड का फार्मर है, चाहे वो पंजाब का है, दे यूनाइटेडली डिक्लाइन कि भाई अगर आप उनको खालिस्तानी बोलते हो उससे पहले हमें बोलो, which has defamed the government's move, first part. And secondly, as we have, all the panelists have said, कि जो in British, जो कह लो यूरोप में कह लो, नॉर्थ अमेरिका में कह लो, फार्मर्स आर स्ट्रगलिंग, दैट्स नॉट देयर फर्स्ट प्राइम प्रोफेशन। 500-400 एकड़ होने वाला फार्मर भी जॉब करता है। और इंडिया में जो पंजाब का, हरियाणा का फार्मर था, यूपी, वेस्टर्न यूपी का, दे वर गेटिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब क्या होगा, स्टॉकिस्ट का भी स्टॉक ऑल दोज, उन्होंने बड़े बड़े कंटेनर बनाए हुए हैं सारे इंडिया में, उनमें स्टॉक करेंगे, फिर ब्लैकलिस्ट करेंगे। व्हेन दे सेल द हायर प्राइस, जो आम कंज्यूमर है, जो छोटा दुकानदार है वो भी मरेगा, जो छोटा किसान है वो तो जा ही रहा है, और जो आम कंज्यूमर है, जो दिहाड़ी लगा के काम कर रहा है, उनको भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट इज ओनली फोकस्ड ऑन टू बेनिफिट फ्यू कॉर्पोरेट हाउसेस, which has been done, चाहे वो हमारे एयरपोर्ट से, चाहे वो रेलवे था, नेशनल रेलवे, चाहे वो ऑयल इंडस्ट्री है, ऑलमोस्ट एवरी एसेट। हम कभी अपना जो जतविंदर सोडी साहब, लेकिन देखें ना, ये भी तो है ना कि मॉडर्नाइजेशन को भी जरूरत होती है। बाज़ दफा जैसे आप देखें कि लोग पहले कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करते थे, फाइल्स वगैरह इस्तेमाल करते थे, आज कंप्यूटर के आने से काम तेज रफ्तार हो गया, ये बहुत सारी चीजें हो गई। तो क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो होती है ना कुछ रिफॉर्म्स करने की? रिफॉर्म्स होते हैं, यू हैव टू ब्रिंग द, जो ऑल स्टेक होल्डर्स ब्रिंग ऑन द बोर्ड। फार्मर्स से कोई कंसल्टेशन नहीं हुई, फार्मर्स की इतनी ऑर्गेनाइजेशंस है, इतने ग्रुप हैं, किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं हुई, ऑपोजिशन ने कोई कंसल्टेशन नहीं की। दूसरी बात, ये जो लॉ बनाए हैं, दे मेड इट अ लॉ ड्यूरिंग द कोविड टाइम। कोविड से बड़ी महामारी थी कोई जो ये लॉ अब बनाने थे? They should have properly. ठीक है, मैं नदवी साहब की तरफ जाता हूँ। And have a proper discussion and then made the policies. Himanshu bhai ne, he has explained everything very well. दिवांशु साहब, आप ऐड करना चाह रहे हैं कोई कमेंट? मैं केवल 2 बातें इसमें कहना चाहता हूँ, मेरे से रोका नहीं जा रहा था इस बात पे। बोले। आप जितना भी डिजिटल बना दे दुनिया को, आप जितना भी कंप्यूटर पे बन चले जाए, खाना आप डाउनलोड नहीं कर सकते। खाना आपको खाना ही है, तभी आप जिएंगे। तो आपको, जब तक आपका किसान अनाज नहीं बोएगा, आप जितने भी डिजिटल बन जाएं, आपको भूख लगेगी, और वो आपका किसान ही पूरा कर सकता है। बात आपकी जबरदस्त आ गई है। पहली चीज, इसको हमेशा, इसको कभी नहीं भूलना कि हमारा किसान ही है जो ये सब हमको हम जो खाते हैं, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो बेटा बाप के खिलाफ जाता है, जो बाप को मारने की सोचता है, वो बेटे से ज्यादा बुरा आदमी को, बुरा व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। ये मोदी वो बेटा निकला है जो अपने बाप को मार रहा है, को अन्न देता है। हमारे अन्नदाता को मारने की कोशिश की जा रही है, उसको जमीन पे दबाने की कोशिश की जा रही है, ये मोदी कर रहा है। मैं इस चैनल में इस समय आपके पास एक जर्नलिस्ट की तरह नहीं आया हूं, एक कॉलमनिस्ट की तरह नहीं आया हूं, मैं एक एक्टिविस्ट की तरह आया हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लोग मरेंगे, और लोग मर चुके हैं मोदी के चक्करों में, मोदी की हरकतों में, और इससे लाखों लोग बेघर होंगे, उनके पास उनकी जिंदगी का सवाल है। इसलिए डिजिटाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे आप किसान को बदनाम ना करें, किसान का सपोर्ट देना इसमें बहुत जरूरी है। ठीक है दिवांशी साहब, आपकी बात आ गई। मैं प्रोग्राम का, क्योंकि पता है आपको वक्त हमारा महदूद होता है, नदवी साहब आपने जो है ना प्रोग्राम, आप आज जो है ना, सबसे एक अहम तरीन मसला है जो मैं चाह रहा हूं कि जरा वो जो राकेश टिकैत साहब हैं, उन्होंने जिस तरीके से रिवाइंड किया है इस पूरे को, वरना हमें ऐसा लग रहा था शाहीन बाग की तरह ये भी जो है ना वो हिंदू मुसलमानों का फसाद हुआ और चीजें खत्म, और उसके बाद वो शाहीन बाग का जो एनआरसी और सीए वाला जो आंदोलन था वो भी निमट गया था।
बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा लग रहा था कि जैसे हरियाणा और पंजाब के जो किसान आए हैं उनको एक पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि वो कोई खालिस्तान के झंडे लगा रहे हैं वो लोग, या कुछ तरीके से उनको एंटी इंडियन करके वहां पेश किया गया पूरी मीडिया के अंदर। तो आप कैसे देख रहे हैं? लेकिन वो तो शुक्र हुआ कि जनाब के वो किसान इनकी इस तरकीब को समझ गया और जाकर वो दोबारा से वो खड़े हो गए, और राकेश टिकैत साहब जो एक हीरो बनकर जो है ना इस वक्त दुनिया के सामने आए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? मैं यानी जाहिर है कि जो बातें अभी आई हैं, बहुत सी बातें तो आ गई हैं जो मैं कहना भी चाह रहा था, लेकिन बहुत सी तरीके से बता दिया गया। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ, दो नेगेटिव साइड की बातें और दो पॉजिटिव बातें। नेगेटिव बात यह है कि आपको शायद अंदाजा हो, और हिमांशु साहब इन लोगों को मालूम होगा कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मुल्क को बनाने वाला था नेहरू, जिसने इस मुल्क को सिर्फ बनाया नहीं था बल्कि उसको लोकल बनाया था। यानी वहीं पर चीज पैदा होगी, वहीं का आदमी उसको सीखेगा, हमारा आदमी सीख के निकलेगा। बाहर से हम चीजों को खरीदेंगे नहीं बल्कि अपने अंदर प्रोडक्ट करेंगे। आपको मालूम है एक जमाने में हमारे सिर्फ दो गाड़ियां चलती थी, यार्ड और एम्बेसडर। आपको वजीर आजम हो या कोई भी उसी पे चलेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि उस मुल्क को बनाने वाले वो थे। दूसरा काम उन्होंने क्या किया था, इदारे बनाए थे हमारे यहाँ। ब्यूरोक्रेसी का इदारा था, अदालतें थी, फिर उसके बाद IIT थी, और उसके बाद यूनिवर्सिटीज थी, और ये टॉप की थी यूनिवर्सिटियां, ठीक है ना। ये जो मौजूदा हुकूमत आई है इसने एक जो बुरा काम किया है वो ये है कि ये सारे इदारों के दुश्मन हो गए। यानी इनके पास ये है कि हमारी मर्जी का आदमी अगर बैठेगा तो हम JNU में बिठाएंगे, वरना JNU को तबाह कर देंगे, IIT को खत्म कर देंगे। आप सोचिए कि हाल जो है हमारे हुकूमत का इदारा जो जहाजों की और इसके इंडस्ट्री और एरोनॉटिक्स करता है, उसके जगह आपने एक ताजिर को आपने उसके लिए रेफाल के मतलब एक वो दे दिया। तो बिजनेस को आपने असल अहमियत दे दी, हुकूमत खत्म कर दिया, आपने हुकूमत का मिसयूज किया। दूसरा काम आपने ये किया कि नफरत जो थी इतनी फैला दी कि मालूम हुआ कि जैसे हिंदुस्तान की असल पहचान ही खत्म हो गई, और बाकी जितने लोग थे वो सब गोया मतलब ये कि जीरो हो गए, कहीं उनकी कोई अहमियत नहीं। फिर जान की कोई अहमियत नहीं रही, अदालत की कोई अहमियत नहीं रही, पुलिस की कोई अहमियत नहीं, सारी खत्म हो गई। ये दो नेगेटिव है। लेकिन पॉजिटिव दो बातें हुई हैं जिसको मैं असल में मैं जो हूं, मैं हारने वालों में से नहीं हूं, उम्मीद वालों में से हूं। जो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि पूरे हिंदुस्तान में जो अच्छे लोग थे, इंसानियत दोस्त थे, हमदर्दी रखने वाले थे, हक वाले थे, इंसाफ वाले थे, दबे हुए थे, खामोश थे, बैठे हुए थे, सब कुछ थे। अब इस वक्त ये लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं, इस वक्त सब सामने आ रहे हैं, खुल के आ रहे हैं और मुकाबला कर रहे हैं। और इसके लिए उनको कीमत देना पड़ रही है। अदालतों में आप सोचिए हमारे कितने ही एक्टिविस्ट हैं जो इस वक्त जेल में पड़े हुए हैं, जमानत नहीं हो रही उनकी। और उसके अलावा मतलब ये, लेकिन नौजवानों में एक थोड़ी तादाद पैदा हो रही जिनको उन्होंने बिगाड़ दिया था। उन नौजवानों में ऐसी ताकत आ रही जिसको आज आप देखें तो आप कहेंगे कि हिंदुस्तान, नया हिंदुस्तान पैदा हो रहा है। दूसरी चीज जो मैं कहूंगा वो ये है कि हमने एक जंग जीती थी अंग्रेजों से 1947 में। अभी दूसरी जंग हम जीतने वाले हैं। ये दूसरी जंग हो रही है जो इन ताकतों के खिलाफ हमें जीतनी है, जिसके बाद हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान होगा जिसको हम ड्रीम करते हैं और जिसको हम चाहते हैं कि हमारा वो सबसे अच्छी जगह हो, जिसका हिंदुस्तान की तारीख है, उसकी सिविलाइजेशन है। माजी को अगर आप ड्रीम बना के रख देंगे तो फिर वो नफरत वाली ड्रीम हो जाती है। लेकिन माजी की अच्छी चीजें लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो माजी अच्छा होगा और फ्यूचर भी आपका अच्छा होगा। तो फ्यूचर हमारा ख्वाब नहीं होना चाहिए। इन्होंने ख्वाब दिखलाया, 75 साल इस तंजीम ने ख्वाब दिखलाए, लेकिन जब अमलन वो आए तो मालूम हुआ कि उनका सिस्टम करने वाला था ही नहीं। और वो जो कुछ कर रहे हैं उसके नतीजे में उनके अंदर इतने, अच्छा आप सोचिए कि किसानों को वो कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए ये पूरे हिंदुस्तान की जंग है, सिर्फ किसानों की जंग नहीं है ये। और इसीलिए आप देखिए जितने हिंदुस्तान के अंदर लोग हैं, आपको अंदाजा क्या हुआ है अभी, यानी ये हिंदुस्तान जो पूरे, जो ये कहते हैं कि कश्मीर भी हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, दिल्ली के बाहर जो लोग आने वाले हैं उनके लिए 12 लेयर्स की बैरिकेड लगे हैं। यानी आप दिल्ली को पानीपत बनाए दे रहे हैं। जैसे हमारा कोई दुश्मन ने हमला किया है कि आप उसको काट देंगे। और अगर आपको मालूम है किसान जो है अपने एक सूबे दूसरे सूबा अपनी ज़राअत बेचने नहीं जा सकता, और आपको मालूम है बिहार के लोग बंबई में काम कर रहे हैं तो वहां से मतलब वो बाहर के लोग हो गए। तो जिन्होंने अपने पूरे हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया वो पूरे हिंदुस्तान को कैसे जमा करेंगे। तो मेरे नजदीक ये जो नई ताकत उठी है ये अगर चल गई और ये चलना चाहिए तो इसके नतीजे में एक नई जंग होगी जिसके नतीजे में इंसानियत जीतेगी और इंसान की मतलब इंसाफ परस्ती जीतेगी और ये इदारे हमारे वजूद में आएंगे। जैसे अभी हमने अमेरिका में देख लिया, अमेरिका में हमने देख लिया 4 साल में एक ताकत आई, लेकिन ये कि वहां की ताकतों ने उसको इदारों ने हटा दिया। यही चीज हम हिंदुस्तान में देखेंगे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। हमारे पास वक्त बड़ा महदूद होता है, तो नाज़रीन आज को आपको पसंद आया होगा हमारा प्रोग्राम, और हमारे चारों मेहमान दिवांशु साहब, जतिन सोडी साहब, कोलन साहब, प्रोफेसर साहब और डॉक्टर नदवी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज उन्होंने जो है इस प्रोग्राम के अंदर, और ये फार्मर जो इस वक्त बहुत जोरों पर चल रहा है, देखें बड़ी अहमियत है इस बात की कि दुनिया के अंदर किसान जो है वो बेचारा जो है वो इतनी मेहनत करता है ज़मीन के साथ, उसके बावजूद उसको वो मुआवजा नहीं मिल पाता, उसको वो मेहनताना नहीं मिल सकता कि जिससे वो अपने बच्चों को मुस्तकबिल संवार सके। तो आइए आज इस प्रोग्राम के तहत हम जो है हम उन किसानों के लिए आवाज़ उठा देंगे। हमारी इस प्रोग्राम की सिर्फ ये कोशिश थी कि हम उन किसानों के लिए हाथ उठाएं और उनके लिए आवाज़ उठाएं जिनके साथ नाइंसाफ़ी हिंदुस्तान में हो रही है या दुनिया के किसी और मुल्क में हो रही है। तो नाज़रीन उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आरिफ जहांगीरी अगले हफ्ते फिर नए प्रोग्राम और नए मौजू के साथ फिर हाजिर होगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।